चलिए बच्चों शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। तो दिस इज योर लेक्चर नंबर 3 ऑन न्यूटन्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो कल हम लोगों ने लास्ट क्या किया था, इसमें कनेक्टेड बॉडी सिस्टम में आप लोगों को ये वाला प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे, ठीक, कि अगर हमारे पास इस तरह से बहुत सारे मासेस अगर हैंग हो जाएं, ये अगर हम इस तरह से बहुत सारे मासेस को हैंग कर दें, तो ये हमने हैंग कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ऐसे मान लें कि ये m1 मास है, ये m2 मास है, ये m3 मास है और ये m4 मास है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि यहाँ पे टेंशन कितनी होगी, T1 मान लो, यहाँ पे टेंशन T2, यहाँ पे टेंशन T3 और यहाँ पे टेंशन T4, तो तुम्हें क्या बताया गया था? तो सिंपल कुछ नहीं करना, जैसे हमें T3 निकालना है, क्या निकालना है? T3। तो T3 अगर हमें निकालना है तो जितना भी टोटल मास नीचे होगा उनको सम कर दो और G से मल्टीप्लाई, तो M2 प्लस M3 प्लस M4 इंटू G। और अगर हम मान लो अगर हमें T2 निकालना पड़े तो क्या करेंगे? M3 प्लस M4 इंटू G, ठीक। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो कैसे, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटा सा। देखो अगर मेरे पास ये इस तरह से है, इस तरह से हमें दिया है, ठीक। चलो एक और ले लेते हैं, ये हमें दिया है, ये मान लीजिए 2 kg का है, ये मान लीजिए 4 kg का है और ये मान लीजिए 6 kg का है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेंशन है T1, यहाँ पे एक टेंशन है T2 और यहाँ पे एक टेंशन है T3। तो आपसे सवाल करा गया पहला कि T1 बता दीजिए, क्या बता दीजिए? T1। तो T1 की अगर हम बात करें तो T1 के नीचे कितना मास है? 6, तो 6G हो जाएगा। T2 अगर पूछे तो कितना आ जाएगा? 10 प्लस 4 प्लस 6 इज 10, तो 10 इंटू G हो जाएगा। G की वैल्यू तो आप रख ही लेंगे। और T3 अगर हम निकालें तो क्या लिखेंगे? बस इसी में 2G और ऐड कर देंगे तो 12G हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12G। बस ये सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब देखो, अगर अब हमसे एक चीज और पूछेगा, अगर तुमसे पुली प्रॉब्लम पूछ ले, क्या पूछ ले? पुली प्रॉब्लम। तो देखिए कैसे करेंगे पुली प्रॉब्लम को। वैसे आज तक कभी एमयू में पूछा नहीं है, लेकिन अगर आप पूछ ले तो कैसे करना है। देखो बहुत सिंपल होता है। देखो अगर हम पुली प्रॉब्लम की बात करें तो डिफिकल्ट तो नहीं पूछेगा, बहुत सिंपल केस ही आपसे डिस्कस करेगा, पुली प्रॉब्लम। तो देखो अगर हम पुली प्रॉब्लम की बात कर लें तो देखो कैसे हम निकालेंगे। तो मान लो कि अगर आपसे ये कोई बोल दे कि यहाँ पे हमारे पास एक इस तरह से एक पुली है, ये एक पुली है, ठीक, और इस पे हमने स्ट्रिंग को या धागे को लपेट दिया है, ठीक है। ये हमारा धागा हो गया और ये भी हमारा क्या है? धागा है। एक ये धागा हो गया और एक ये धागा हो गया। इसका मास है m1 और इसका मास है m2। अगर हम ये बोल दें कि m2 ग्रेटर देन m1 है, और यहाँ पे क्या? फ्रिक्शन लेस है। क्या है? फ्रिक्शन लेस, यानी यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं, स्मूथ व स्लिपिंग है। मतलब ये अगर नीचे जाएगा तो ऐसे स्लिप करेगा, पुली रोटेट नहीं करेगी, ठीक है। ये वाला केस हम कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर ये है हमारे पास, तो एक चीज तुम ध्यान से याद रखना। देखो क्या डिस्कस करना है, तो यहाँ पे टेंशन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे टेंशन किधर लगेगी? ऊपर की तरफ। नीचे क्या लग रहा होगा? M2G। अच्छा, यहाँ पे क्या लग रहा होगा ऊपर की तरफ? यहाँ भी T लगे। देखो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग सेम है और सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहती है जब तक वो स्ट्रिंग बदल ना जाए, ठीक। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ स्ट्रिंग सेम थी, तो यहाँ पे टेंशन T1 इधर, T1 इधर। यहाँ पे देखो बदल गया, ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग अलग अलग है, तो यहाँ पे T2 हो गया ये वाला। तो इसी तरीके से यहाँ भी क्या अलग अलग तो नहीं होगी क्योंकि स्ट्रिंग आपका सेम है। तो यहाँ पे कितना लगेगा बताओ? तो यहाँ पे लगेगा M1G। अच्छा, अब देखो जितना ये तेज नीचे भागेगा उतना ये ऊपर भागेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास है, ये जो है सिस्टम, उसको हम मान लेते हैं ये नीचे a एक्सेलरेशन से जा रहा है और ये ऊपर a एक्सेलरेशन से जाएगा। तो आपसे दो बातें पूछेगा, एक तो a बता दो और दूसरा तुमसे बोलेगा t बता दो, ठीक। अब ध्यान से समझते हैं। देखो
अगर अब ऐसे करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, मैं ऐसे भी बता देता हूं। देखो अगर हम ऐसे ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे। देखो तो ये बताओ ये क्या हो रहा है। ब्लॉक अगर हम M2 की बात करें तो M2 ब्लॉक को अगर मैं यहां बना दूं, दिस इज M2 ब्लॉक, तो ऊपर क्या लग रहा है बताओ टेंशन, नीचे क्या लग रही है, तो नीचे आप बोलेंगे M2G, और जा भी किधर रहा है, ये नीचे ही जा रहा है, तो यानी इसको इधर ऊपर खींचा जा रहा है, इसको नीचे, तो नेट फोर्स कितनी है, तो आप लिखेंगे M2 इंटू जी और माइनस टी इजिकल टू क्या लिख देंगे, M2 इंटू ए। क्यों, क्योंकि न्यूटन का लॉ लगा देंगे, इधर रोका जा रहा था इधर जा रहा, तो ये नीचे ही जा रहा है इसलिए नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा। और अगर हम M2 की बात करें, देखो अगर हम यहाँ पे M2 की बात करें, सॉरी M2 तो हो गया, M1 की बात करें तो ऊपर कौन खींच रहा है, T, नीचे कौन खींच रहा है, तो आप बोलेंगे M1G। जा किधर रहा है, ये ऊपर ही जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा ऊपर, तो अगर हम इसके लिए खींचे तो ये ज्यादा है, यानी ये खींच रहा है और ये रोक रहा है, तो ये रोक तो पा नहीं रहा है तो ये खींचे जा रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग बताओ, तो हम लोग लिखेंगे T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और दोनों को ऐड कर दो, तो T से T क्या हो जाएगा, वैनिश। जब T से T वैनिश हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा M2 माइनस M1 इंटू जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा M1 प्लस M2 इंटू ए। तो ए को हम क्या लिख देंगे बताओ, तो हम लिख देंगे M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। ये बात समझ में आया, अच्छा तो ये निकला है। टेंशन अब निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, टेंशन तो निकल जाएगा। देखो जैसे हमें यहाँ पे टेंशन निकालनी है, तो यहाँ पे टेंशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यानी अगर हमें टेंशन यहाँ से लिखनी पड़ जाए, टेंशन निकालना पड़ जाए, तो टेंशन के लिए क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू M1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या लिख देंगे G प्लस ए, और ए तुम्हारा कहाँ से आ गया, ये आ गया। अब देखो इसका एक और तरीका होता है करने का, वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो अगर हम इसकी एक और तरीके की बात करें, देखो ये रब कर लेते, देखो इसका एक तरीका और समझ लेते हैं। देखिए अगर हम आपसे ये बोलें कि इसको मैं ऐसे बना सकता हूं कि नहीं, इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने आपसे ये बोला कि इसको एक टेबल पे इस तरह से सेट कर देते हैं, ये हमारा एक टेबल हो गया फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब ध्यान से समझते रहना। तो ये मेरे पास एक ब्लॉक है और इसको मैंने एक धागे से ऐसे बांध रखा है, ये एक ब्लॉक है, इसको मैं कह रहा हूं M2 है और इसको मैं कह रहा हूं M1 है। अब ध्यान से सुनना, इसको इधर कौन खींच रहा है, T, तो इसको इधर कौन रोक रहा था, देखो M1G, ठीक। अब इसके इधर क्या लग रहा था, T, इसको इधर कौन खींच रहा था, M2G, और ये जा किधर रहा था, ये भी A से जा रहा था और ये भी इधर A से जा रहा था कि नहीं, देखो ये भी A से जा रहा है, ये भी A से, डायरेक्शन तो सेम है। अब मैंने तुमसे क्या बोला था कि अगर मैं इसको एक सिस्टम मान लूं, ध्यान समझ, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको एक सिस्टम मान लूं तो मैं ये बोलूंगा ना कि इन दोनों, ये दोनों ब्लॉक अब एक ही हो गए, तो क्या कितना ब्लॉक हो गया, तो देखो ध्यान से जरा, तो ये एक ब्लॉक हो गया मेरे पास कितने मास का, M1 प्लस M2, और कितना तेज जा रहा है A से, तो इधर क्या लग रहा है M2G, और इधर क्या लग रहा है बोलो M1G। तो नेट फोर्स क्या होगी, M2G माइनस M1G। तो क्या लिखेंगे हम, F M1 प्लस M2 इजिकल टू क्या लिखेंगे, देखो M2 माइनस M1, सॉरी तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, M2G माइनस M1 इंटू जी। तो आ गया ना भाई आंसर, A इज इक्वल टू M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2, खत्म, आ गया, ये लीजिए आंसर। तो वो थोड़ा लंबा मेथड है, ये बहुत शॉर्टकट है, इसको बनाइए, क्योंकि इंटरनल फोर्सेज हैं तो ये अपने आप में वैनिश हो जाएंगी, ठीक है। तो ये पुली प्रॉब्लम कहलाती है तुम्हारी, बना लो इसको, बहुत आसान है, बना लीजिए जल्दी से। फिर एक न्यूमेरिकल करा देता हूं इसी पे, फिर आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, ठीक। चलिए चले आगे, ओके आइए देखते हैं, समझते हैं। चलिए देखिए, अब अगर मैं तुमसे एक सवाल करूं, ये रब कर ले, ये समझ में आ गया कि नहीं, तो एक बेटर वे है ये इसको करने का, एक तरीका ये भी है, ये बुक्स में ज़्यादातर मिल जाता है, ये आपको थोड़ा सा कम किताबों में इस तरह का मेथड्स यूज़ करता है, वो ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं है, ठीक। चलिए अब देखिए, अब अगर हम आपसे ये सवाल करते हैं, देखो अब इसको कैसे करेंगे, देखो अब अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि ठीक है, मैंने आपसे बोला, एग्जाम्पल ले रहा है
क्वेश्चन, मैंने आपसे बोला कि ये 5 kg का है और ये 10 kg का है, तो आपसे कहा गया टेंशन बता दो और ए बता दो, बस यही पूछेगा तुमसे। अब ए के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। तो M2G का मतलब क्या, जी की वैल्यू 10 रख लो तो कितना हो गया 100, यहां पे भी 10 रख लो तो कितना हो गया बताओ 50। अब देखो 100 खींच रहा है 50 रोक रहा है, तो कितना बचा भाई, यही तो हम ये वाला फंडा लगाएंगे अब। तो इधर कितनी फोर्स लग रही है बताओ 100 न्यूटन, और इधर रोका कितनी फोर्स से जा रहा है 50 न्यूटन। तो बताओ चलाने के लिए कितना मिलेगा, सिर्फ 50 न्यूटन। तो A इक्वल टू क्या लिखेंगे 50 न्यूटन डिवाइडेड बाई मास कितना है टोटल 15, 10 और 5 15, ठीक है। तो कितना आ गया बताओ 5, देखो 5 10 जा दिस और 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है हमें, तो अब हमें कुछ नहीं करना, हमें एक्सेलरेशन चाहिए। अब जैसे इस पे लगाना है हमें, यहां पे एक्सेलरेशन चाहिए, तो क्या लिखोगे, वो टेंशन चाहिए t माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू 10/3, सही, m इंटू ए। तो क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू 50 प्लस 50/3, यानी कितना आ गया 15 और दिस यानी 200/3 न्यूटन। बस इससे ज्यादा तुमसे कुछ ज्यादा बातें नहीं करेगा। आया समझ में, बनाइए इसको। अब एक और सवाल करा देता हूं तुम्हें, देखो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। अगर हम नेक्स्ट सवाल की बात करें, चलो एक और सवाल ले लेते हैं। देखो अगर ऐसा तुम्हें एक प्रॉब्लम दे दिया गया जिससे मान लीजिए आपसे कहा गया कि ये हमारे पास एक टेबल है और यहां पे एक पुली ऐसे लगी हुई है, ठीक, और यहां पे एक ब्लॉक है हमारे पास, मान लो 8 kg का, और इधर एक ब्लॉक है हमारे पास 12 kg का, ठीक। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा फाइंड पहला टेंशन इन द स्ट्रिंग, दूसरा एक्सेलरेशन, ठीक है, समझते हैं। देखो डन, ठीक, देखो देखिए अब अगर हमसे ये एक सवाल करा गया, ठीक है, मैं तुम्हें इसका एक और बता दूंगा, क्या एक और क्वेश्चन पूछता है इसी पे। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपसे कोई पूछे कि टेंशन बताओ एक्सेलरेशन बताओ, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बताओ इसमें, एक्सेलरेशन। तो अब देखो कनेक्टेड बॉडी सिस्टम है, तो इसका मतलब अगर ये ए से नीचे जा रहा है तो ये भी कितना तेज जा रहा होगा, ए से जा रहा होगा। अब सुनना, अब देखो इसको खींच कौन रहा है नीचे, तो आप बोलेंगे इसको नीचे खींचा जा रहा है 12G से, इसका मतलब कितना हो गया 120 न्यूटन, कितना है 120 न्यूटन। चल कितना तेज रहा है, इतना तेज चल रहा है। तो हम लोग क्या लिखते थे, तो अब अगर मैं देखो यहां पे एक टेंशन लगेगी ऐसे और यहां पे भी एक टेंशन लगेगी ऐसे, लेकिन अगर मैं इसको एक सिस्टम ही कंसीडर कर लूं इस तरह से कि मैंने एक सिस्टम मान लिया, तो ये दोनों इंटरनल फोर्सेस क्या हो गई, खत्म हो गई। तो यानी 120 न्यूटन कितने मास को खींच रहा है, तो आप बोलेंगे 20 को। तो ए कैसे लिखोगे, ए इज इक्वल टू नेट फोर्स कितनी है, देखो इधर तो जीरो है ना, इधर की तरफ कोई फोर्स ही नहीं है, तो नेट फोर्स कितनी हो गई 120 न्यूटन। कितने मास को खींच रही है 20 न्यूटन को, तो कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कितना आसानी से निकाल लिया आपने, कितना आ गया बताओ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुमसे कह रहा है टेंशन निकालो, तो अगर हम टेंशन इस पे निकालें तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू ए, भाई यही तो होगा। कैसे, तो देखो ये हमारे पास क्या है 8 kg का एक ब्लॉक है जो इधर की तरफ कितना तेज जा रहा है, ए से, कितना टेंशन लग रही है इसे बताओ टी, बस और कोई टेंशन है ही नहीं, कोई फोर्स है ही नहीं, तो कितना लिखोगे, तो टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे m इंटू ए, क्योंकि टेंशन इज ऑल्सो अ फोर्स, तो दिस इंटू दिस, तो कितना आ गया बताओ 48 न्यूटन, खत्म। समझ में आई बात। अब इसका एक और वर्जन में तुम्हें कराता हूं सेम प्रॉब्लम, लेकिन बस एक चीज को चेंज करेगा। अब देखो एक और चीज समझते हैं, अगर मैं तुमसे ये बोल दूं कि ये है मेरे पास इस तरह से, ठीक, और ये एक मास है मेरे पास, सेम प्रॉब्लम ले लेते हैं, ये मेरे पास है 8 kg, ठीक, और ये मेरे पास एक पुली हो गई, ठीक है, ये पुली हो गई, ये इस तरह से है, वही 12 kg, ठीक। हाँ, अब यहां पे एक चीज उसने बोल दी, देखो क्या बोल दी, उसने बोला यहां पे फ्रिक्शन जो है वो 10 न्यूटन है, नहीं 10 न्यूटन नहीं
20 न्यूटन है। कितना है बोलो? 20 न्यूटन। क्वेश्चन क्या करा गया? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है तुमसे? फाइंड T एंड A, ये सवाल करा गया। A बताओ और टेंशन बताओ। तो आप बोलेंगे सर प्रॉब्लम तो यही है, बस एक प्रॉब्लम क्या आ गई है? प्रॉब्लम ये आ गई है कि इस पे पहले फ्रिक्शन नहीं था, अब फ्रिक्शन काम कर रहा है वो। ठीक है, तो देखिए करते हैं अब इसको। ठीक है, ये बना लिया। चलिए आगे बढ़े हैं, तो इसको रब कर लेते हैं। चलो इसको रब कर लेते हैं। अब ये समझते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो कैसे करेंगे, देखना समझना। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? वही सेम प्रॉब्लम कि ये अगर ए से नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये भी ए से ही नीचे जाएगा। ओके, तो ये बताओ यहां पे कितनी फोर्स लिखोगे? तो आप लिखेंगे 12 इंटू जी, और जी की वैल्यू हम 10 रख लेंगे, तो ये आ जाएगा 120 न्यूटन। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर हम इसको सीधा बना दें, इन दोनों ब्लॉक्स को ऐसे बना दें, ये हमने ब्लॉक बना दिए, तो ये तो धागा तो सीधा ही है ना, मतलब स्ट्रेच है। तो यहाँ पे कितना है? 12 kg, और यहाँ कितना है? 8 kg। कितना तेज खींच रहा है इसको? 120 न्यूटन। तो ये ए से भागा जा रहा है, ये भी ए से भागा जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसको इधर की तरफ एक फोर्स मिल रही है, फ्रिक्शन, जो 20 न्यूटन का है। तो अपोजिशन कितना आ गया? 20 न्यूटन। चलाने के लिए कितना था? 120 न्यूटन। लेकिन इसके आ जाने से ये अब कम हो जाएगा। तो एफ नेट कितना लग रहा है आपके सिस्टम पे बताओ? तो एफ नेट की अगर हम बात करें तो एफ नेट हमें लग रहा है कितना? 120 माइनस 20, दैट शुड बी 100 न्यूटन। तो अब बताओ ये 100 न्यूटन हो गया। अब मैं कह सकता हूं ना ये एक सिस्टम बन गया मेरा। ये क्या बन गया? एक सिस्टम, जबकि इधर एक टेंशन लग रही है और इधर भी एक टेंशन लग रही है। अगर ये सिस्टम बन गया मेरा, तो 20 kg का सिस्टम कितना तेज भाग रहा है? ए से। जब कितनी फोर्स लगाई जा रही है? 100 न्यूटन। तो क्या लिख देंगे? तो देयरफॉर 20 इंटू ए इज इक्वल टू 100। तो बताओ ए कितना आ गया? तो ए का आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया ए? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुमसे कहा जा रहा है टेंशन बताओ, तो बस टेंशन तो अब निकालना कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक ब्लॉक हो गया, कितना केजी का? 8 kg का। तो इधर क्या लग रहा है? उस पर टेंशन कितना तेज जा रहा है? ए से, और ए की वैल्यू भी पता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस। हाँ, अब देखो इसको यूज मत करना। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ रही है। तो ये आ गया हमारे पास। तो इसमें नेट एक्सीलरेशन कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। सही। अब बताओ अगर इस पे टेंशन इतना लग रहा है तो इसके साथ साथ क्या लग रही है? फ्रिक्शन भी लग रही है। कितनी फ्रिक्शन कितनी लग रही है? 20 न्यूटन लग रही है कि नहीं? बिल्कुल। अगर 20 न्यूटन फोर्स लग रही है तो बताओ क्या लिखोगे? तो T माइनस 20 इज इक्वल टू 5 इंटू 8। तो कितना आ गया बताओ? T इज इक्वल टू 60 न्यूटन। T इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 न्यूटन। समझ गए अब बात? तो ये हमें मिल जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा अभी तक एमयू ने पूछा तो नहीं है, आई होप शायद पूछे भी नहीं, लेकिन ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब हम इसमें करना चाहेंगे आपका लिफ्ट प्रॉब्लम। ठीक है, आज मैं पूरे कंसेप्ट से डिस्कस करूंगा। तो हम लोग नेक्स्ट करने जा रहे हैं लिफ्ट प्रॉब्लम। ठीक है, बना लीजिए इसको जल्दी से। तो ये आपका कनेक्टेड बॉडी सिस्टम हो गया। अब हम बात कर रहे हैं लिफ्ट प्रॉब्लम, यानी जब कोई लिफ्ट ऊपर जाती है तो क्या होगा, नीचे आती है तो क्या होगा, वेटलेसनेस कंडीशन क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं। तो ठीक है, चलिए रब कर दूं इसको। ओके, डन। ठीक, चलिए, तो हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? हम लोग तो हम बात करेंगे अब लिफ्ट प्रॉब्लम। तो देखिए, अगर हम लिफ्ट प्रॉब्लम की बात करें, इसके अंदर लिफ्ट प्रॉब्लम, तो अगर हम लिफ्ट प्रॉब्लम के लिए डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज लिफ्ट प्रॉब्लम, तो लिफ्ट प्रॉब्लम में हमारे पास तीन केसेस होते हैं। उन तीनों को डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो, अगर पहला केस ये है कि अगर हमारे पास ये एक बॉडी है, अच्छा, इसमें लिफ्ट जो है वो हम मासलेस मानेंगे, मतलब लिफ्ट का मास कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमने ये मान लिया कि यहाँ पे एक मेरे पास पर्सन ऐसे खड़ा हुआ है, दिस इज अवर पर्सन, जिसका मास कितना है m,
और यहाँ पे एक ऑब्वियसली बात एक धागा मतलब एक वायर लगा होता है जो आप देखते हैं, तो इस पे यहाँ पे क्या लग रही होगी, एक टेंशन लग रही होगी। इस टेंशन को हम लोग बोलते हैं क्या, टेंशन जो होती है यहाँ पे इसी को हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। एन क्या है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो हम यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की ही बात करेंगे। ठीक है, तो हमने ये मान लिया, ये तो हमेशा ऊपर ही लगेगी, हमने ये मान लिया कि ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है। तो आपसे ये पूछेगा टेंशन कितनी है। अच्छा, इसी टेंशन को हम लोग अभी देखेंगे क्या और बोलते हैं। तो देखो, अब अगर ये बताओ ये चीज ऐसे हो रहा है, तो अगर ये मेरा मान लीजिए नीचे की तरफ कितना वेट लग रहा होगा, सिर्फ अभी हम इसका मास, लिफ्ट का मास नहीं कंसीडर कर रहे हैं, वो मास हम मान भी नहीं रहे हैं। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया m इंटू जी। अब ये बताओ ये m इंटू जी हो गया और ये m मास a एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो टेंशन कैसे लिखेंगे, तो टेंशन ज्यादा है और ये कम है, तो इधर ज्यादा फोर्स हुई ना, तो क्या लिखेंगे T माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m इंटू ए। तो क्या आ जाएगा, तो T इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, m g प्लस ए लिख देंगे कि नहीं। तो यही टेंशन क्या है हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन। तो क्या लिख देंगे, m g कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए बाई जी आ जाएगा कि नहीं। इसको इन शॉर्ट क्या बोलते हैं हम लोग, वेट ऑफ बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, वेट ऑफ बॉडी। क्या होता है, W से दिखा देते हैं, इसे क्या बोलते हैं, mg। क्या बोलते हैं, mg। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W 1 प्लस ए बाई जी। अब देखो, इस नॉर्मल रिएक्शन को कहा जाता है अपरेंट, क्या कहते हैं, अपरेंट वेट। क्या कहते हैं, बोलो, अपरेंट वेट। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो अपरेंट वेट, अच्छा W को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल वेट। क्या बोलते हैं, बोलो, एक्चुअल वेट। ठीक है भाई, तो ये एक्चुअल वेट हो गया। अब बताओ मुझे, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब मेरी लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो देखो 1 प्लस समथिंग है कि नहीं, बिल्कुल। इसका मतलब मेरा ये वाली चीज W से क्या हो गया, ज्यादा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है मेरे, जब लिफ्ट हमारी ऊपर जा रही होती है तो हम कह सकते हैं, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, कि अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट, ये हमें याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो आपके अपरेंट वेट का क्या होगा। तो अपरेंट वेट मस्ट बी ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। अब दूसरी बात करते हैं, तो सेकंड केस में क्या होगा, लिफ्ट नीचे आएगी। अब तो देखो, तो अब लिफ्ट अगर हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने लगे, तो देखो, तो वायर तो ऊपर ही लगा होगा ना, तो ये तो वायर हो गया हमारा लिफ्ट पे, तो इस पे क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। ये पर्सन खड़ा हुआ है आराम से m मास का, और लिफ्ट क्या कर रही है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। तो इस पे एक वेट लग रहा होगा इसका अपना, देखो कितना लग रहा है वो देखते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा, देखो, तो ये हो जाएगा हमारे पास W इज इक्वल टू m इंटू जी। तो अप्लाई करो, तो ये कम है और ये ज्यादा है, तो नेट फोर्स किधर है, mg की तरफ। तो क्या लिखेंगे, mg माइनस n इज इक्वल टू m इंटू ए। तो n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, mg माइनस m इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अगर हम ये लिख रहे हैं तो बताओ m कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा, g माइनस ए, g माइनस ए। अब g भी कॉमन ले लो, तो mg, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए बाई जी। ये क्या है, वेट। तो क्या आ गया, W 1 माइनस ए बाय जी। तो अब आप क्या बोलेंगे, देखो अब 1 में से कुछ कम हो रहा है कि नहीं, तो हम बोलेंगे कि अपरेंट, जब लिफ्ट हमारी नीचे डाउनवर्ड की तरफ एक्सेलरेट करती है तो हम क्या बोलेंगे, अपरेंट वेट जो होता है वो एक्चुअल वेट से क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इस केस में, अपरेंट वेट क्या हो रहा है, लेस देन एक्चुअल वेट। ये हम लोगों को थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना है। ठीक, तो ये आप लोग ये वाली कहानी को याद रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें। ठीक, तो ये याद रखना है तुम्हें और ये याद रखना है। क्लियर, चलिए अब एक और चीज होती है, देखते हैं, चले, ओके, मिटा दें इसको। ठीक, अब देखो जरा,
तो ये अभी तो रुका हुआ था। अब मान लो किसी ने ये बोल दिया, क्या बोला, सी केस और डिस्कस करते हैं इसका। देखो तो क्या है, अगर आपसे ये बोल दे कि इफ लिफ्ट इज फ्रीली फॉल। फ्रीली फॉल का मतलब ये होता है कि आपका जो ए है, अब ऑब्वियसली बात है ए जो है वो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फ्रीली फॉल कंडीशन। जैसे आप छत से कूद जाए नीचे तो वो फ्रीली फॉल कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, तो जा तो हम नीचे ही रहे ना भाई, जा तो हम नीचे ही रहे, तो ये हमारा एन हो गया। अब एन हमें देखना है, तो एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, एम इंटू ए। लिखेंगे कि नहीं? ठीक, नहीं उल्टा लिख दिया। क्या लिखेंगे, तो नीचे जा रही है लिफ्ट तो क्या लिखेंगे, एम जी माइनस एन, क्योंकि नीचे जा रही है तो यही होगा। अब एन निकालना है हमें, तो एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम जी माइनस एम ए। तो बताओ क्या लिखेंगे, एम जी माइनस ए। और फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में क्या होता है, ए क्या हो जाता है, जी हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, एम जी माइनस जी। तो क्या आ गया, एन इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, एन इज इक्वल टू 0। यानी आपकी मशीन वेट को रीड कितना करेगी, 0। और जब वेट को 0 रीड कर रही होती है तो उसको बोलते हैं वेटलेसनेस। क्या बोलते हैं इसको, वेटलेसनेस। ठीक, तो यही कहलाता है वेटलेसनेस। मतलब अगर आपके सर पर एक 1000 kg मास को रख दिया जाए और तुम्हें फ्रीली फॉल कर दिया जाए, तो तुम्हारे ऊपर जो 100 kg आपके सर पे जो मास रखा हुआ है उसका कोई वेट अपीयर नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, 0। तो जब फ्रीली फॉलिंग कंडीशंस होती हैं तो आपके जो बॉडी होती है वो एक दूसरे पर वेट नहीं लगाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या क्या हमने पढ़ लिया, अगर लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमारा अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज्यादा होता है, और अगर लिफ्ट नीचे आती है तो अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम हो जाता है। और अगर लिफ्ट फ्रीली फॉल हो जाए, ठीक है, फ्रीली फॉल का मतलब ये टूट जाए, अगर वायर टूट जाए कभी तो क्या होगा, तो हमारा जो एन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी हमें अपना वेट महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपके पास, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बना लीजिए इसको जल्दी से। हो गया, करिए इसको। हो गया, चलिए अब आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, इसमें एक और टॉपिक है तुम्हारा जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो और देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम लोगों को डिस्कस करना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखिए, नेक्स्ट हमारे पास जो केस वो है टॉपिक, वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, तो हम लोग यहां पे लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम। ठीक, तो ये हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए कंजर्वेशन मोमेंटम कब कंजर्व होता है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखो समझना पहले। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एफ एक्सटर्नल जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यही पढ़ा था। डेल्टा पी क्या होता है, तो डेल्टा पी होता है पी एफ माइनस पी आई अपॉन डेल्टा टी, होता है कि नहीं जी, ये तो होता है बिल्कुल। अगर ये होता है तो हम एफ एक्सटर्नल को क्या लिख सकते हैं, तो हम एफ एक्सटर्नल ये आ गया। अब सोचो
कि अगर F एक्सटर्नल किसी तरह से 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी हम उस पर फोर्स लगाएं ना, तो अगर हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो क्या होगा, अगर ये 0 नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डेल्टा P क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, डेल्टा P कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, या डेल्टा P को देखो, अगर हमारा ये 0 हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P इज इक्वल टू 0, सॉरी कांस्टेंट नहीं होगा, डेल्टा P इज इक्वल टू 0, क्योंकि F इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, तो हम ये बोलेंगे डेल्टा P का मतलब है PF माइनस PI इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं कि PF इज इक्वल टू PI, यानी जो इनिशियल मोमेंटम है वही क्या रहेगा, फाइनल मोमेंटम। तो मोमेंटम कब कंजर्व होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होगी। इंटरनल फोर्स जो होती है बॉडी की वो कभी भी क्या नहीं करती, जैसे अगर हमारे पास, जैसे हम एक कार के अंदर बैठ जाएं, जैसे हमारे पास, जैसे हम अर्थ पे चलते हैं तो हम आप फोर्स लगाते हैं अर्थ पे, अर्थ भी हमारे ऊपर फोर्स लगाती है, तो ये इंटरनल फोर्स है। अगर हम उसको मास को, पूरी बॉडी को पूरा एक बॉडी मान लें तो इंटरनल फोर्स इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू चेंज द मोमेंटम। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स अगर आपकी 0 है तो आपका मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्लियर, समझ में आ रही है ना बात। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, इंटरनल forces not responsible to change momentum, यानी ये मोमेंटम को कभी चेंज नहीं करती, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अब कैसे करना है, तो देखिए अब हमें पढ़ना है इसमें कोलिजन। कोलिजन की वही कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो देखो कोलिजन क्या होता है, कोलिजन आपका देखते हैं, देखो क्या होता है कोलिजन। तो अगर हम कोलिजन की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास देखो, ये हमारे पास एक बॉडी है, मान लेते हैं ये एक बॉडी है m1 मास का, और ये इधर चल रहा है u1 से, ये m1 मास है और ये u1 मास है, और ये एक बॉडी और है हमारे पास, ये m2 मास है और इधर चल रहा है u2 से, लेकिन एक कंडीशन है u1 इज ग्रेटर देन u2। तो ये क्या है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जरूर टकराएंगे। तो हमने मान लिया कि ये यहां पर टकरा गए, ये देखिए ये यहां पर ऐसे टकरा गए। जब टकरा गए तो आपस में एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ कोलिजन। अब कोलिजन के बाद क्या हुआ कि ये ऐसे चलने लगा, मान लो m1, और ये चलने लगा कितना तेज, v1 से, और ये क्या हुआ, ये था m2 और चलने लगा v2 से। सही, तो यहां पे क्या हो रहा है, तो यहां पे हम बोलेंगे यहां पे हो रहा है हमारा कोलिजन। अगर यहां कोलिजन हो रहा है तो देखिए अब क्या करना है, तो अगर यहां कोलिजन हो गया हमारा तो इसमें कैसे करना है, तो देखिए इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे PI इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, PF। क्यों, क्योंकि F एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था देखो सिस्टम का, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, m1 v1 प्लस m2 v2। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्या करना है, मेमोराइज कर लेना है कि ऐसा होगा। ठीक, अच्छा अब देखो जरा, चलो ये बात समझ में आ गई। तो मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड। ओके, अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो अब क्या करना है हमें, तो अब और चीजें डिस्कस करनी है। देखो, तो मोमेंटम कंजर्व्ड हो गया, तो ये इक्वेशन आपके लिए मेमोराइज करनी है, यही आपका इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बस इसी का हम इस्तेमाल करेंगे बार बार। ओके, अगर ऐसा है हमारे पास, तो अब हमसे कुछ बातें वो डिस्कस करेगा, उसको हम देख लेते हैं। देखो कैसे, तो हम लोग अब इसमें केसेस की डिस्कस करते हैं। देखो पहला केस क्या है कि अगर तुमसे ये कहे, पहला केस 1, तो देखिए हम उसी इक्वेशन को बार बार इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपसे ये बोला कि अगर हमारे पास ये एक बॉडी है m1 मास का और ये चल रहा है u1 से, एक और बॉडी है हमारे पास m2 मास की और ये चल रही है u2 से, ये आपस में कोलाइड और स्टिक हो गए, यानी चिपक गए, ऐसे चिपक गए। इसका मास m1 और इसका मास m2, और ये चल रहा है अब vc, मतलब कॉमन वेलोसिटी से। तो आपसे बोलेगा इसके बारे में डिस्कस करिए, मतलब कॉमन वेलोसिटी बताइए। तो आप क्या बोलेंगे, आप इसी का इस्तेमाल करेंगे। आप बोलेंगे भाई देखो m1 u1
प्लस m2u2 इज इक्वल टू वॉट, तो आप बोलेंगे दोनों का मास ऐड कर दीजिए, तो m1 प्लस m2 इंटू vc, तो क्या लिख देंगे बताओ, तो vc इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन वेलोसिटी आ गई। ये बात समझ में आ रही है कि बात नहीं? अच्छा, इसमें एक और केस होता है, देखो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, तुम्हें साइन पे भी ध्यान देना है। देखो कैसे साइन पे ध्यान देना है समझना। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि ये मेरा बॉडी है, इधर जा रहा है u1 से, ये है m1, और एक बॉडी है मेरे पास ये, इसका मास है m2 और ये इधर आ रहा है u2 से, तो अगर ये स्टिक हो गए इस तरह से, ये इस तरह से चिपक गए, तो बताओ इनकी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, ये आपसे पूछेगा। तो देखो इसमें तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन बस आप एक चीज को कंसीडर करना है तुम्हें, क्या कि ये वाला डायरेक्शन अगर तुमने पॉजिटिव लिया है तो ये वाला डायरेक्शन अपने आप क्या कर लेगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए वो पॉजिटिव ही चल रहा है। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर ऐसा हो रहा है तो अब बताओ क्या करेंगे हम लोग, तो हम ये बोलेंगे ठीक है तो कोई बात नहीं, तो हमें VC चाहिए, तो क्या करेंगे VC के लिए बताओ, तो हम लिखेंगे m1u1 और ये माइनस हो जाएगा m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। आगे बात समझ में नहीं? तो ये हमारे पास इस तरह से कर लेंगे हम। क्लियर है बात? चलिए ये बात समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखो एक और चीज समझते हैं। देखिए इसमें एक चीज और तुमसे बोलेगा, क्या? अब देखिए केस सेकंड हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है केस सेकंड, मान लीजिए कि अगर मेरे पास ये एक बॉडी है m मास की और चल रही है u1 से, ठीक है, a नाम है इसका। एक बॉडी है मेरे पास b, आइडेंटिकल है, मास m ही है और ये रेस्ट पर है। तो आपको ये बताना है आफ्टर कोलिजन, आपको ये बताना है कि इस a की अगर v1 वेलोसिटी है और इस b की v2 वेलोसिटी है तो ये क्या होंगी, ठीक है? ओके, तो हमें बताना है v1 और v2। तो अगर हम v1 v2 को बताएं, अच्छा पहले मैं तुम्हें बता दूं कि v1 v2 के लिए इक्वेशंस हम कैसे यूज करते हैं, पहले वो समझ लें। ये लिख लिया आप लोगों ने? चलो मैं इसको मिटा देता हूं। देखो पहले हम ये समझ लेते हैं कि v1 v2 निकालते कैसे हैं, पहले ये तो पता चले तभी तो वहां पता यूज कर पाएंगे। देखो तो देखो मैं तुम्हें पहले बता देता हूं, अगर मेरे पास मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक बॉडी है m1 मास का और चल रहा है u1 से, और ये एक बॉडी है मेरे पास m2 मास की और इधर चल रही है u2 से। अब ये क्या हुआ, टकराने के बाद कोलाइड हो गए, तो ये चल रहा है v1 से m1 और ये चल रहा है m2 v2 से। तो हमें v1 v2 निकालना है। तो अगर हम v1 v2 निकालें तो देखो कैसे लिखेंगे। तो अगर हमें v1 निकालना है, ध्यान से देखना, v1 निकालना है, इसको लिखते हैं हम लोग m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इंटू u1, ठीक? फिर प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, ठीक है? इस तरह से हम इसको लिखेंगे। और अगर हमें v2 निकालना है तो क्या लिखेंगे v2 के लिए, तो v2 के लिए सेम लिखा जाता है, बस m2 पहले आ जाएगा, m1 बाद में आ जाएगा। तो m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, ठीक? जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, ये आपको मिल जाएगा, ठीक? अब इसका इस्तेमाल करते हैं और वहां पे अब हम देखेंगे। देखिए समझते हैं। अब देखो तो अगर हम इसकी बात करें तो बताओ जरा v1, अच्छा यहाँ पे u2 कितना है ये तो पता कर लो, तो u2 0, क्यों रेस्ट पर बोल दिया ना उसने। तो अब ये बताओ मेरे पास v1 में क्या लिखूंगा, तो v1 के लिए मैंने क्या बोला था, बोलो। तो अगर मैं इसको बॉडी 1 और इसको मैं बॉडी 2 मान लेता हूं, तो ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 1 के लिए लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन
m1 प्लस m2 इंटू u2। तो देखते हैं जरा। अब ये बताओ, अगर मैं v1 की बात करता हूं तो क्या लिखेंगे, m माइनस एम 0, तो सब कुछ 0 हो गया, यानी ये तो हो गया 0, प्लस 2m अपॉन m प्लस m कितना हो जाएगा 2m, और यहां कितना था 0, ये तो v1 कितना आ गया 0। ठीक है, चलो क्या आ गया 0 आ गया। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि v2 और बताओ, तो v2 के लिए क्या लिखोगे, तो v2 के लिए लिखोगे m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 इंटू m1 प्लस m2 इंटू u1, यही तो लिखोगे। अगर ये है तो बताओ m माइनस एम, क्योंकि दोनों का मास सेम है तो ये तो 0 हो गया फिर से, यानी v2 क्या आ रहा है 0 प्लस यहां क्या आ जाएगा 2m अपॉन 2m इंटू u1, तो ये कट गया 1 आ गया, तो कितना मिल रहा है v2 इज इक्वल टू u1, v2 इज इक्वल टू u1। मतलब क्या, वेलोसिटी एक्सचेंज हो रही है। क्या हो रही है बोलो, वेलोसिटी एक्सचेंज। तो आपको क्या याद रखना है, तो देयरफॉर वेलोसिटीज आर एक्सचेंज्ड। क्या हो जाती हैं, एक्सचेंज्ड हो जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें बहुत ही प्यारा सवाल कैसे करेगा तुमसे, समझना। देखो अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, वेलोसिटी एक्सचेंज हो रही है, तो देखो कैसे होगी वेलोसिटी एक्सचेंज, वो समझते हैं। अब देखो मैंने एक को रेस्ट पे रखा था, अब कोई जरूरी नहीं कि रेस्ट पर रहे, ठीक है। तो देखो अगर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे दूं, मैंने तुमसे ये बोला कि मेरे पास ये एक एग्जाम्पल है कि ये एक बॉल है मेरे पास, ए नाम है, मास इसका है 2 kg का, कितना kg का मास है 2 kg का, और इधर चल रहा है ये 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक। और एक और है मेरे पास, ये बी बॉल है, ये भी 2 kg का है, और ये चल रहा है इधर 2.5 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछेगा वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, यानी कोलिजन के बाद वेलोसिटीज बताइए। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, या तो ये फॉर्मूले यूज करने रहेंगे, या फिर अगर दोनों के मासेस बराबर दे दिए गए तो आपको सरप्राइज रिजल्ट मिलेगा। क्या, तो आप बोलेंगे कि UA कितना है, पहले ये बता दो, तो कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, UB कितना है, तो आप बोलेंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब तुमने क्या बोला कि अगर मासेस सेम है तो वेलोसिटी क्या करती है, एक्सचेंज। तो बताओ ये वाली वेलोसिटी कौन ले लेगा, ये, और ये वाली वेलोसिटी कौन ले लेगा, ये। तो आप क्या लिख देंगे, तो देयरफॉर यहां पे पहले तुम्हारे नोट्स के लिए लिख दे रहा हूं मैं, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि MA इज इक्वल टू क्या है MB, और कितना है 2 kg, तो क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटीज क्या हो जाएगा बोलो, वेलोसिटीज आर एक्सचेंज्ड। वेलोसिटी क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। तो हेंस बस अब कुछ नहीं करना तुम्हें, तो क्या कर दोगे बताओ जल्दी से, तो तुम लिखोगे VA इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड, और VB बोलो 4 मीटर पर सेकेंड, खत्म। बस अगर आप सेम मिल रहा है तो बस ही कर देना, क्लियर। चलिए एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं इसमें। देखो देखो एक और केस करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं ना, सॉरी। देखो क्या है हमारे पास, ये एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है तुमसे कि ये एक बॉल है 2 kg का, ठीक है, और इधर चल रहा है ये 4 मीटर पर सेकेंड से, और ये एक और बॉल है मेरे पास 2 kg का, और ये इधर चल रहा है, चलो इसको 2 kg नहीं ले रहे, इसको हम ले रहे हैं 4 kg, और इधर चल रहा है ये 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन दे आर स्टिक टुगेदर, फाइंड कॉमन वेलोसिटी।
कॉमन वेलोसिटी हमें बताना है। ठीक है, समझते हैं। देखिए तो कैसे करेंगे, देखिए समझते हैं। तो अब अगर हम ये बोलें कि ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ऑब्वियसली बात ये क्या हो जाएगा, अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर टकराने के बाद ये दोनों चिपक गए तो क्या लिखेंगे हम लोग, टकराने के बाद अगर ये चिपक जाए, मैं यहाँ बना देता हूँ, अगर ये स्टिक हो गए, मान लीजिए ऐसे स्टिक हो गए, अगर ये स्टिक हो गए तो ये कितना हो गया 2 kg का, ये कितना हो गया 4 kg का। तो इधर हम मान लेते हैं VC से चल रहा है, तो क्या लिखेंगे बोलो, VC इंटू 2 + 4 इज इक्वल टू, अब ये पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे बोलो, 4 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4, लिखेंगे कि नहीं। तो कितना आ गया, VC इंटू 6 इज इक्वल टू 0, यानी VC इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वो मूव नहीं करेंगे, नॉट मूव। क्या आंसर आ जाएगा, नॉट मूव। क्लियर, ओके आगे बढ़े। अच्छा एक और चीज देखते हैं, देखो एक केस और होता है इसमें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अगर कभी तुमसे ये बोले रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है, हम क्या देखने जा रहे हैं, रिकॉइलिंग ऑफ गन, क्योंकि जब गन को फायर्ड करते हैं, गन से जब हम बुलेट फायर्ड करेंगे तो क्या होता है, रिकॉइल करता है, यानी पीछे की तरफ भागता है, उसे बोलते हैं रिकॉइल। अब देखो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगी वो समझते हैं। देखो अब मान लीजिए कि ये हमारे पास गन है, इस तरह से, ये बैरल है उसका, दिस इज द बैरल ऑफ द गन, और ये उसका हैंडल है पकड़ने के लिए, ठीक। और यहाँ पे क्या लगी होगी, ये मैगजीन्स होंगी, ठीक है, इसमें बुलेट भरी होंगी ये, और यहाँ पे क्या होगा, एक इस तरह से एक आपका ट्रिगरिंग प्रोसेस होती है, और यहाँ पे ट्रिगर होगा ये, ठीक, इस तरह से एक ट्रिगर होगा हमारे पास ये। तो जब हम इसको पीछे करके इससे मारेंगे तो यहाँ से बुलेट चलेगा। तो अभी बुलेट हमने माना यहाँ पर है, दिस इज आवर बुलेट, ठीक। तो बुलेट भी रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है, तो क्या लिखोगे, तो तुम बोलोगे अच्छा मास ऑफ गन हम कितना मान लेते हैं, कैपिटल M, इसको कितना मान लेते हैं, स्मॉल m। तो ये जो स्मॉल m होगा इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट ही रहेगा, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो हमने माना कि अब ये हमने फायर्ड कर दिया, बुलेट को क्या कर दिया, फायर्ड। जब बुलेट फायर्ड हुई तो कितनी वेलोसिटी लेके गई, VB। तो हमें अब इसका नहीं पता, हमने मान लिया VG ये है, VG क्या है ये। तो ये बताओ पहले PI कितना है, PI, तो PI कितना होगा, तो PI हम लिखेंगे M इंटू UG प्लस M इंटू UB। तो दोनों ही क्या थे, 0 + 0, तो कितना आ गया 0। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आई। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आई है तो PF क्या है हमारे पास, तो हम लिखेंगे M इंटू VG प्लस M इंटू VB। तो अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे तो क्या आएगा, देखो, तो हम लिखेंगे M इंटू VG प्लस M इंटू VB इज इक्वल टू 0। तो बताओ VG कितना आ रहा है, तो -M इंटू VB अपॉन कैपिटल M, कैपिटल M, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे याद रखना मास ऑफ गन बहुत ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, ये, तो अगर हम यहाँ पे प्लस M भी कर देंगे तो इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया। अब ये निगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है, तो हमें ये नहीं पता था ना कि जा किधर रहा है, तो एक्चुअल में गन जो है वो इधर की तरफ जा रही है, इसको बोलते हैं रिकॉइल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिकॉइल कहते हैं। तो ये क्या बता रहा है, तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है, क्या बोलेगा, तो इसको बोलेगा गन मूव। क्या बोलेगा, गन मूव अपोजिट डायरेक्शन टू दी, अपोजिट डायरेक्शन टू दी बुलेट इज फायर्ड, यानी बुलेट जिधर फायर्ड की गई है उसके अपोजिट में गन क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ द गन। क्लियर, चलिए देखो एक और केस करते हैं हम लोग, ये मिटा दूं, ठीक। तो ये तुम्हें रटना नहीं है, बस तुम्हें वो चीजें समझ में आनी चाहिए। बस्टिंग ऑफ क्रैकर भी यही होता है, बस्टिंग ऑफ क्रैकर। देखो नेक्स्ट क्या है, बस्टिंग ऑफ क्रैकर। तो देखो क्रैकर यानी पटाखा जब फटता है तो क्या होगा,
अगर हमारे पास ये कोई पटाखा या कोई बॉम्ब या कुछ भी चीज है, ठीक है, ये कोई बॉम्ब या क्रैकर है हमारे पास, क्रैकर जिसका मास m है, तो अभी इनिशियली क्या है बताओ, पी कितना है इसका 0। अब ये एक्सप्लोड हो गया, इस तरह से 2 पीस में एक्सप्लोड हो गया ये, तो ये है m1 मास और ये है m2 मास। मान लो ये इधर भाग रहा है v1 से और ये इधर भाग रहा है मान लीजिए v2 से, तभी वो क्या कर पाएगा, कंजर्व कर पाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि pf जो है वो क्या है। अगर हम ये मान लें, चलो ठीक है, हमें नहीं पता, आपने बोला सर आपको कैसे पता, तो हम इसको v2 सॉरी कुछ गड़बड़, चलो इसको बदल देते हैं, ये m2 है और ये m1। अब एक कंडीशन तुम्हें पता होगी क्या, कि m जो होगा वो m1 प्लस क्या होगा, m2 होगा। अब ये बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे m1 v1 प्लस m2 v2, लिखोगे कि नहीं। अब ये 0 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देयरफॉर pf इज इक्वल टू pi, क्यों, क्योंकि f एक्सटर्नल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपने कुछ किया थोड़ी, वो तो अंदर इंटरनली हुआ जो भी कुछ हुआ, तो एक्सटर्नल फोर्स तो मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि दोनों को ही अपोजिट में भागना पड़ेगा, मतलब अगर v2 इधर जा रहा है तो v1 को इधर जाना होगा, तभी ये कंजर्व कर पाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, ओके। करिए इसको जल्दी से आप लोग। चलिए हो गया। अब देखिए एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या डिस्कस करना है, देखो हमें डिस्कस ये करना है कि ठीक है ये चीज तो हो गया हमारे पास। एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है और अक्सर तुम्हें मिलेगा करने को। देखो क्या है प्रॉब्लम, ये रहती है कि मान लीजिए एक बुलेट है मेरे पास, ये बुलेट है हमारे पास, इसका मास m है और रफ्तार इसकी ub है। क्या है, ub। ये मेरा एक टारगेट मटेरियल है। क्या है, टारगेट मटेरियल, ये टारगेट है मेरा। लेकिन क्या है, ये है कि टारगेट जो है वो रेस्ट पर है और इसका मास जो है वो कैपिटल m है। तो अगर ये है और ये कैपिटल M है तो इसमें ये एम्बेडेड हो जाती है, मतलब ये इस तरह से आती है इसके अंदर और बुलेट इसी के अंदर रह जाती है। ये रह गई ये M और ये क्या था, कैपिटल M। तो अब ये पूछेगा कि इसकी VC बताओ, तो इसमें कुछ नहीं करना, ये कंडीशन कर चुके हैं तुम। तो तुम लोग क्या बोलोगे, तुम बोलोगे कि इनिशियल मोमेंटम कितना था। तो देखो इनिशियल मोमेंटम कितना है, PI बोलो। तो PI इक्वल टू कितना है, m इंटू ub प्लस कैपिटल M इंटू 0, यही है ना। अब PF कितना है, तो PF के लिए हम क्या बोलेंगे बताओ। अगर ये मूव कर रहा है तो मास m भी कितना तेज कर रहा होगा, VC, और कैपिटल M भी कितना कर रहा होगा, VC। तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लिखेंगे कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू VC। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे VC इज इक्वल टू m इंटू ub अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये आपको याद रखना है, क्लियर। तो ये प्रॉब्लम है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम कैसे बनाता है, बिल्कुल सेम पैटर्न, लेकिन आपका पूछने का उसका अंदाज बदल जाएगा। देखो कैसे समझना, देखिए अगर हम इसका डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ये चीज है हमारे पास। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो देखो अगर हमें ये चीज अब पता चल गया तो अब देखो हमें क्या करना क्या है। अब एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। देखो क्या है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में क्या पूछ रहा है तुमसे। देखो अगर तुमसे ये बोल दे एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ये हमारे पास आपके एनसीईआरटी में इस तरह का प्रॉब्लम है। मान लो कि ये मेरा एक स्केट है, यहाँ पे क्या है मेरे पास, एक स्केट है इस तरह से, दिस इज स्केट। अगर ये स्केट है और इसका मास जो है मान लीजिए 5 kg का है और रेस्ट पर है। किस पर है, रेस्ट पर है।
और क्या है कि एक बच्चा है जो यहां से भाग रहा है, ठीक है, एक बच्चा है, ठीक, ये एक बच्चा है हमारे पास और इधर रनिंग कर रहा है ये, ठीक है, ये इस तरह से इधर रनिंग कर रहा है, ठीक है, ये इस तरह से भाग रहा है। इसका जो मास है वो मान लेते हैं हम लोग 45 kg का है। कितना है? 45 kg। और ये रन कर रहा है इधर की तरफ, हम मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। अब क्या करता है, इसके पास आकर जंप कर कर इसमें बैठ जाता है, यानी ऐसे बैठ जाता है। ये हमारा स्केट हो गया और ये इस पर बैठ गया, ये जंप किया और इस पर बैठ गया। अब ये दोनों मिलकर एक वेलोसिटी v से चल रहे हैं, तो आपसे सवाल किया जाएगा ये vc बताइए। तो बिल्कुल यही वाला केस है, ठीक है, यही वाला केस है। तो इसको मैंने तुम्हें 3 तरीके से दिखा रहा हूं। तो ये आ गया मेरे पास। तो कैसे करेंगे अब हम इसे, बताओ। तो हम ये बोलेंगे, ठीक है, अगर ये इस तरह का डिस्कसिंग हो रही है तो हम ये बोलेंगे कि देखो भाई इनिशियल मोमेंटम कितना था। तो इनिशियल कितना है, पी लिख लो पहले। तो पी क्या लिखोगे, ये 45 × 20 प्लस, अब बताओ कितना है ये, तो ये तो 0 है, 5 × 0 यानी कितना आ गया 900, ठीक। अच्छा चलो ठीक है, अब उसका बताओ। तो क्या लिखोगे, पीएफ क्या है वो तो पता ही नहीं हमें, तो देख लेते हैं कितना है पीएफ। देखो तो हम लिखेंगे 45 + 5 × VC, मतलब कितना आ गया 50 × VC। तो क्या लिखेंगे बताओ। तो हम लिखेंगे VC = 900/50, तो ये कट गया। तो 15 80 5 18 90, तो ये 90 मीटर पर 18 मीटर पर सेकेंड से रन कर रहे होंगे। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, बोलो, ये बात समझ में आ रहा है। तो ये चीजें हमारे पास जो हमें इसको डिस्कस करना है, ठीक। चलिए बनाइए इसको जल्दी से आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास वो हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। हमें जो डिस्कस करना है वो है आपका टाइप्स ऑफ कोलिजन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कोलिजन में हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर हम टाइप्स ऑफ कोलिजन की बात करें, टाइप्स ऑफ कोलिजन, ठीक है। तो देखो क्योंकि टाइप्स ऑफ कोलिजन से हो सकता है आपसे सवाल पूछा जाए, तो देखिए टाइप्स ऑफ कोलिजन में पहला एक हमारा होता है इलास्टिक कोलिजन। क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक। और एक होता है हमारे पास परफेक्टली पार्शियली, ठीक है, परफेक्टली तो नहीं, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक लिख लेते हैं इसको, परफेक्टली या इनइलास्टिक भी लिख के आ सकता है। इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, और एक होता है पार्शियली इनइलास्टिक, पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन। और एक होता है हमारे पास एक होता है हमारे पास एक्सप्लोजिव कोलिजन, ठीक है। तो ये 4 तरह के होते हैं, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इतना हम लोग यहीं पर रोक लेते हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और आपका इस चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा लेक्चर 3 था ये, तो हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोलिजन को मैं स्टॉप कर रहा हूं। इसी के आगे हम लोग जो क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और इनको पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल करके इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। तो आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारा इस चैप्टर का लास्ट होगा, ठीक है। थैंक यू।